G20 में मोदी मोदी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और इतिहास गवाह है कि सदियों से दुनिया के नियम सिर्फ पावरफुल लोगों के हाथों में रहे, चंद अमीर देशों ने तय किए। लेकिन 22 और 23 नवंबर 2025 को जोहानिसबर्ग में जो हुआ, उसने पुरानी विश्व व्यवस्थाओं की नींव को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों की दादागिरी अब नहीं चलेगी। पहली बार अफ्रीका की धरती पर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ और यह महज एक बैठक नहीं थी, यह ग्लोबल साउथ का एक शक्ति प्रदर्शन था। भारत की G20 प्रेसिडेंसी ने जिस बदलाव की चिंगारी सुलगाई थी, वही अब दक्षिण अफ्रीका में ज्वाला बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाकर जो दांव चला था, आज उसी अफ्रीकन यूनियन की टेबल पर बैठकर अमीर देशों की बोलती बंद कर दी गई। अब दुनिया यहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पश्चिमी सिद्धांत पर नहीं चलेगी। अब नियम बदल दिए गए हैं और जो गद्दी पर होगा वही नियम उसके लिए होंगे। और ये इस तरह से एक सीरीज आई थी, आपने देखी होगी, जिसमें त्रिपाठी जी ये डायलॉग बोलते हैं, जो गद्दी पर होगा वही नियम तय करेगा। बहरहाल वो एक अलग विषय है। जोहानिसबर्ग में उबंटू का दर्शन अपनाया गया और इसका मतलब है कि मैं हूं क्योंकि हम हैं। यानी अब अमेरिका या यूरोप अपनी मनमानी करके और दूसरों को कुचल कर आगे नहीं बढ़ सकते। और इस समिट में साफ हो गया कि अगर एक भी देश पीछे छूटा तो पूरी दुनिया हार जाएगी। दरअसल यहां किस तरह भारत का दबदबा देखने को मिला और दुनिया ने कैसे भारत की ताकत देखी, और दुनिया इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर भी रही है जिसमें कि भारत के पास वो कैपेबिलिटीज हैं जो कि अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को बचा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। दरअसल जो हालात वर्तमान समय में बने हुए हैं G20 में, उसके बारे में चर्चा हुई और बहुत डीप तरीके से इस पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें युद्ध, भूखमरी, असमानता, जिससे पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ, इस पर भी चर्चा हुई। G20 के मंच से नेताओं ने कहा कि अब बहुत हो चुका, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धज्जियां उड़ाना बंद करें, किसी भी देश की जमीन हड़पने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सीधा इशारा उन महाशक्तियों की तरफ है जो अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आ रहे। नेताओं ने एक सुर में इन बातों को समर्थन दिया और कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना बंद करो, नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करना और इसे तुरंत रोका जाना बहुत जरूरी है। सूडान, गाजा और यूक्रेन में चल रहे कत्लेआम पर भी G20 ने गहरी चिंता जताई। संदेश में साफ कहा गया कि शांति के बिना कोई भी देश, चाहे वो कितना भी अमीर ही क्यों न हो, सुरक्षित नहीं रह सकता। ये पश्चिम के उन नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो हथियार बेच करके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं और दशकों से IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों के जरिए गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसा कर रखते हैं। लेकिन इस बार विकासशील देशों ने हिसाब मांग लिया और रिपोर्ट में खुलासा यह हुआ कि पिछले 10 सालों में गरीब देशों LIC का ब्याज भुगतान दोगुना हो चुका है और ये एक तरह की आर्थिक गुलामी ही तो है। G20 ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया और नेताओं ने कहा कि कर्ज का बोझ विकास को रोक रहा है और इसे खत्म करना होगा। दरअसल कॉमन फ्रेमवर्क को अब सख्ती से लागू किया जाएगा, जिसमें चाड, जाम्बिया, घाना और इथोपिया जैसे देशों को राहत मिली है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। नेताओं ने साफ कहा कि कर्ज देने वाले प्राइवेट क्रेडिटर्स को, जो कि पारदर्शिता नहीं रखते हैं, उन्हें भी रखनी होगी। अब जो नियम तय हुए हैं, उन नियमों के अनुसार अब तक प्राइवेट कंपनीज अंधेरे में तीर चलाती थीं और गरीब देशों को लूटती थीं, अब उन्हें भी हिसाब देना होगा। IMF में सब सहारा अफ्रीका के लिए 25वीं कुर्सी बनाकर ग्लोबल साउथ ने अपनी ताकत दिखा दी है और अब फैसलों में अफ्रीका का भी वीटो होगा। दरअसल सदियों से अफ्रीका और एशिया के खनिजों को लूट करके पश्चिमी देशों ने अपनी तिजोरियों को भरा, लेकिन अब यह खेल खत्म हो चुका है। दुनिया को आज लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स की सख्त जरूरत है और इसके बिना न इलेक्ट्रिक कार चल सकती है, न स्मार्टफोन्स बनाए जा सकते हैं। G20 ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क लॉन्च करके एक लकीर खींच दी है। अब विकासशील देश सिर्फ कच्चा माल निर्यात नहीं करेंगे, अब लोकल बेनिफिशिएशन होगा और खनिजों की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन उसी देश में होगा जहां से वे निकलेंगे। इससे नौकरियां वहीं पैदा होंगी, अमेरिका या चीन में नहीं। दरअसल G20 ने साफ कर दिया कि खनिज संपदा वाले देशों को अपनी शर्तों पर व्यापार करने का
संप्रभु अधिकार है। ये उन मल्टीनेशनल कंपनीज के मुंह पर तमाचा है जो अफ्रीका की मिट्टी को कौड़ियों के भाव खरीदकर अरबों रुपए कमाया करती थी। अब उन्हें ये यहां पर फैक्ट्रियां भी लगानी होंगी, वरना माल भी नहीं मिलेगा। पश्चिम के देश अक्सर पर्यावरण के नाम पर गरीब देशों को भाषण देते हैं, लेकिन जोहानिसबर्ग में उनकी पोल खुल गई। जी हां, G20 डॉक्यूमेंट ने पूरी दुनिया को यह बताया कि आज भी 60 करोड़ अफ्रीकियों के पास बिजली नहीं है। यह आंकड़ा बहुत शर्मनाक है। दुनिया की औसत बिजली पहुंच के मुकाबले अफ्रीका सबसे नीचे है। इससे भी भयानक बात यह है कि साफ ईंधन न होने की वजह से हर साल 20 लाख अफ्रीकी अपनी जान गंवा रहे हैं। G20 मिशन 300 का समर्थन भी किया गया, जिसका लक्ष्य 2030 तक अफ्रीका के 30 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाना। नेताओं ने स्पष्ट कहा कि ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला है। अब विकासशील देश अपनी शर्तों पर ऊर्जा का चुनाव करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 3 गुना की जाएगी, लेकिन इसके लिए अमीर देशों को पैसा देना होगा। सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। विकासशील देशों को सस्ती दरों पर फाइनेंस चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भी अब तक अमीर देश बहुत अच्छे से अपने आप को बचाते आए हैं, लेकिन इस समिट में उन्हें घेरा गया। G20 ने पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को दोबारा याद दिलाया और स्पष्ट किया कि अगर तापमान 2 डिग्री तक बढ़ा तो तबाही मच जाएगी, लेकिन असली मुद्दा पैसा है। विकासशील देशों को अपने क्लाइमेट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक 5.8 से लेकर 5.9 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। G20 ने अमीर देशों से कहा कि क्लाइमेट फाइनेंस को अरबों से खरबों में बदलना होगा और अब सिर्फ सरकारी मदद काफी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स को भी पैसा लगाना होगा। और साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि क्लाइमेट के नाम पर कोई भी देश ग्रीन ट्रेड वॉर नहीं शुरू कर सकता, यानी पर्यावरण बचाने की आड़ में गरीब देशों के सामान पर टैक्स लगाना अब नहीं चलेगा। ये सीधे तौर पर यूरोपीय यूनियन की नीतियों को चुनौती है। और एक चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि हर साल अफ्रीका से अवैध रूप से 88 अरब डॉलर बाहर भेजा जाता है और ये पैसा वो है जो करप्शन, टैक्स चोरी और अवैध व्यापार के जरिए कमाया जाता है। सोचिए अगर ये पैसा अफ्रीका में रहता तो कितनी सड़कें बनती, कितने स्कूल्स बनते। G20 ने इस लूट के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में उबंटू कमीशन का गठन किया जा रहा है, जो इस अवैध धन के प्रवाह पर रिसर्च करेगा। भ्रष्टाचारियों के लिए अब कोई भी देश सुरक्षित पनाहगाह नहीं होगी। दरअसल G20 ने वादा किया है कि वे भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे और संपत्ति को न सिर्फ जब्त करेंगे बल्कि उसे उसके मूल देश को वापस भी लौटाएंगे। टैक्स चोरी रोकने के लिए ग्लोबल मिनिमम टैक्स पिलर 2 जैसे नियमों पर तेजी से काम होगा। अमीर कंपनीज अब टैक्स हेवन देशों में छिप नहीं पाएंगी। जब दुनिया की बड़ी ताकतें मिसाइलें बना रही हैं, तब 72 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। G20 ने इस मानवता पर कलंक को उजागर किया और 2024 में भी 2.6 अरब लोग अच्छा खाना नहीं खरीद पा रहे। समिट में तय हुआ कि भोजन अब दया का विषय नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है। G20 ने डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स, जो कि भारत की अध्यक्षता में तय किए गए थे, को फिर से दोहराया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि भुखमरी को गजा युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया। ये उन देशों के लिए सख्त संदेश है जो नाकेबंदी करके दूसरे देशों को भूखा मारते हैं। G20 ने उबंटू अप्रोच अपनाया है ताकि खाने की कीमतों में आने वाली भारी उछाल को रोका जा सके। अफ्रीका में खेती की क्षमता को बढ़ाने के लिए अब पूरी दुनिया मदद करेगी। अफ्रीकन यूनियन के कृषि प्रोग्राम को पूरा समर्थन दिया जाएगा। हालांकि ये समिट दक्षिण अफ्रीका में हुई, लेकिन इसकी आत्मा में भारत के G20 की प्रेसिडेंसी की साफ झलक देखने को मिल रही थी। और डिक्लेरेशन में बार बार नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को याद किया गया, चाहे वो AI के नियम हो, बायोडायवर्सिटी हो या फिर खाद्य सुरक्षा। हर जगह भारत द्वारा खींची गई लकीर को आगे बढ़ाया गया। पीएम मोदी ने जिस ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया था, आज दुनिया के फैसलों को वो प्रभावित कर रही है। और अफ्रीकन यूनियन का G20 में पूर्ण सदस्य के रूप में यह दूसरा साल था और उनकी सक्रियता ने साबित कर दिया कि भारत को उन्हें शामिल कराने का फैसला कितना सही था। बहरहाल इस G20 समिट में तो भारत की गूंज हो ही रही है, मोदी की गूंज भी हो रही है। और अमेरिका की खाली कुर्सी को देखकर रामफोसा ने जो बात कही वो एक बहुत बड़ा सख्त संदेश है। रामफोसा ने कहा कि ये बायकॉट वाली नीति, बायकॉट वाली राजनीति नहीं चलेगी। दुनिया की सुधार के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए सबको मिलकर साथ चलना होगा। और
इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और भारत देश के नेतृत्व को लेकर के भी तारीफ की। ये G20 स्तर पर भारत भारत होना, मोदी मोदी होना भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है।